नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स एक्सचेंज पर, जहां हम आज बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के क्रूशियल एस्पेक्ट की, जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट करता है, बल्कि एक ब्रॉड इकोनॉमी और आम आदमी की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है। हम अक्सर रेपो रेट का नाम फाइनेंशियल न्यूज़ और डिस्कशन में सुनते हैं और हमेशा यही दिमाग में आता है कि ये है क्या, व्हाट डज इट मीन्स, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, हाउ डज इट अफेक्ट आवर लाइफ, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी। क्यों जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले रेपो रेट की बात की जाती है। आज इन सभी क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, तो आइए समझते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, व्हाट डज इट मीन्स। सबसे पहले तो रेपो रेट है क्या, तो आइए बात करते हैं। रेपो रेट रेफर्स टू अ इंटरेस्ट रेट। देखिए, ये एक टाइप का इंटरेस्ट रेट है जो कि एट विच अ सेंट्रल बैंक यहां पर इसलिए यूज हुआ है कि किसी भी कंट्री में उस कंट्री की बैंकिंग सिस्टम की जो अपेक्स बॉडी है, जो उस बैंकिंग सिस्टम को संभालने वाली बॉडी है, उसको वहां की सेंट्रल बैंक कहा जाता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, ये दोनों एक सेंट्रल बैंक्स हैं, अपने अपने कंट्री की बैंकिंग सिस्टम की एपेक्स बॉडी हैं। ठीक है, तो रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई या किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं इन एक्सचेंज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मॉर्गेज रखने के एवज में लोन देती है। ठीक है, द टर्म रेपो स्टैंड्स, रेपो देखिए, रेपो आप इसको अगर बाइफरकेट करते हैं, री आर ई प्लस पी ओ, रेपो दैट मीन्स रीपर्चेज ऑप्शन, इसमें रखा गया रीपर्चेज ऑप्शन। इसको बहुत सारी जगह आप रीपर्चेज एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे, ये रीपर्चेज ऑप्शन के साथ में रीपर्चेज एग्रीमेंट भी हो सकता है। एंड द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इट्स नोन एज रेपो रेट। मींस ये जो इंटरेस्ट रेट है रीपर्चेज ऑप्शन के सामने जो इसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। ओके, नेक्स्ट, changes in repo rate affects the economy as they can influence the flow of money। देखिए, बेसिकली रेपो रेट में अगर किसी तरह का कोई भी चेंजेस होता है तो वो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी, इसको सबसे पहले अफेक्ट करते हैं, इसी को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मान के चलिए ये एक पर्सन है ए, इसको जरूरत है केवल 5 लाख के लोन की, इसको एक कार खरीदनी है 5 लाख तक की, लेकिन अभी ऐसा मान के चलते हैं कि रेपो रेट है आपकी बहुत कम और टोटल इंटरेस्ट जो बैंक इनको चार्ज कर रहा है वो कर रहा है 7%। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार 7% इंटरेस्ट रेट है तो क्यों ना 10 लाख का लोन ले लिया जाए। ये 10 लाख का लोन ले लेते हैं, 10 लाख रुपए में भी इनकी इतनी कैपेसिटी है कि उस लोन को रिपे कर सकें, तो ये 10 लाख का लोन ले लेंगे। तो अब देखिए, जहां पर्सन को 5 लाख की जरूरत थी वहां उसने 10 लाख का लोन ले लिया बिकॉज ऑफ हिज रिपेइंग कैपेसिटी विद इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट, सॉरी। ठीक है, तो ये गए होंडा कंपनी के पास, ये होंडा कंपनी के पास गए, तो इन्होंने जहां इनको हुंडई की कोई 5 लाख की कार खरीदनी थी वहां ये होंडा की अमेज खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए में। ये जस्ट एन एग्जांपल, अमेज खरीद रहे हैं। अब अमेज इन्होंने खरीद ली, ठीक है, अब इसका आराम से लोन रिपे कर पा रहे हैं। अब जैसा इस पर्सन ए के साथ हुआ है वैसा बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, ई भी कर रहा है, तो इसका फायदा उठाएगा होंडा। होंडा जहां 1000 यूनिट एक महीने में बना पा रहा था और उसके पास डिमांड आ गई 1200 यूनिट की, मींस अब सप्लाई 1200 यूनिट, जहां आपकी डिमांड बढ़ गई है, डिमांड हो गई आपकी 1200 यूनिट और सप्लाई है अभी केवल 1000 यूनिट। ठीक है, डिमांड आपकी यहां बढ़ गई है और सप्लाई आपकी कम हो गई है। तो इस कंडीशन में होंडा क्या करेगा, होंडा जो कार उसकी 10 लाख रुपए की थी वो उस कार को 10,50,000 की कर देगा, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उस कंडीशंस में नहीं हो पाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। बट इसमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है कि जब 10 लाख रुपए इस पर्सन ने लोन लेके मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाया, तो होंडा जहां 1000 कार बना रहा था वो इसको ये लगेगा कि मेरे पास 1200 यूनिट्स की डिमांड आ रही है तो क्यों ना मैं 1200 यूनिट्स बनाऊं। लेकिन 1200 यूनिट बनाने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसको मैन पावर भी चाहिए, तो इसलिए वो क्या करेगा,
मशीनरी भी परचेज करेगा। मशीनरी परचेज करेगा तो कहीं ना कहीं से मशीनरी परचेज करेगा। कहीं से अगर वो मशीनरी परचेज करेगा तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी वेंडर को उससे फायदा होने वाला है, वो उससे कमाने वाला है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा अपना, तो इससे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। अगर वो मैन पावर बढ़ाएगा तो इससे लोगों को जॉब क्रिएट होंगी, कंट्री में नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इससे जब आपकी रेपो रेट कम है तो कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, इकोनॉमी बूस्ट हो गई। लेकिन जब ये इकोनॉमी बूस्ट हो रही है तो उसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, पर कैपिटल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ओके, बट हम अगर दूसरी तरफ इसी चीज के बारे में अगर बात करें, जैसे मान के चलिए एक पर्सन है, अब यही पर्सन दूसरा पर्सन है बी, उसको अब हम इस कंडीशन में मान के चलते हैं कि रेपो रेट ज्यादा है और बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो हो रहा है 10%। कार लोन पर किसी भी पर्सन को 10% इंटरेस्ट लग रहा है। अब जो पर्सन 7% इंटरेस्ट रेट में 10 लाख रुपए अफोर्ड कर पा रहा था, अब वो 10% में बोलेगा कि मुझे 7 लाख ही खर्च करने हैं, अफोर्डेबिलिटी ही इतनी है। तो अब ये 7 लाख कम खर्च करेगा तो मतलब कम से कम मार्केट में 3 लाख रुपए ओवरफ्लो जो होना था वो अब नहीं होगा। जो होंडा की 1200 कार पहले बिक रही थी हर महीने, अब इस तरीके से कम होती चली गई। ये पर्सन अब मान के चलिए होंडा की कार अफोर्ड नहीं कर पाता 7 लाख में, तो ये जाएगा हुंडई के पास, थोड़ी सस्ती कंपनी, थोड़े सस्ती कार पकड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जहां होंडा के पास 1200 कार की डिमांड थी, आज वो कार की डिमांड्स हो जाएंगी 1000। मैन पावर सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, मशीनरी और इक्विपमेंट सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसको लगेगा कि यार अब जब कार मेरी 10.5 लाख रुपए वाली बिक नहीं रही है तो क्यों ना मैं 10 लाख रुपए कर दूं इस कार की कीमत। अगर मैं 10 लाख कर दूंगा तो जहां उसकी 12,000 कार का ऑर्डर आ रहा है वहां पर हो सकता है कि 1050 कार का ही ऑर्डर आए, मींस 50 कार और बढ़ गई। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब आपकी रेपो बढ़ रही है, तो रेपो जब आपकी इंक्रीज हो रही है तो मार्केट में फ्लो कम होगा, डिमांड आपकी कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी। और जब ये कंडीशन होती है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा होती है तो आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए एक पर्सन पहले उसकी कैपेसिटी थी कि वो 4 किलो चीनी खरीद पाए, 4 केजी चीनी खरीदे। अब उसकी इनकम बढ़ गई, पहले वो 1000 रुपए कमा रहा था, आज वो 1100 रुपए कमा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और चीनी मार्केट में मान के चलिए पहले भी 100 किलो थी और आज भी 100 किलो है। पहले वो 4 किलो यूज कर रहा था, अब जब उसकी इनकम 1100 रुपए बढ़ी तो उसको लगा कि क्यों ना 1 किलो चीनी और खरीद ली जाए, तो वो 5 किलो चीनी खरीदेगा। अब क्या हो गया, इसमें डिमांड बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई हो गई कम। तो इस कंडीशन में आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जो चीनी पहले 40 रुपए की थी वो अब हो सकता है कि वो 42 रुपए की हो जाए। इस कंडीशन में आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, और जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन में आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि दोनों एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि रेपो रेट किस तरीके से नॉर्मल लाइफ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो, उनकी लाइफ में उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है या इंपैक्ट करता है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सेंट्रल बैंक लोअर्स द रेपो रेट इट कैन लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आपकी रेपो रेट कम होगी, मार्केट में पैसा, लोगों की पॉकेट से पैसा बाहर आएगा, लोग कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है। सबसे पहले हम एक वर्ड बहुत अच्छा है ये परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग परचेज करेंगे सामान को, इससे मार्केट में पैसा बढ़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होंगी। लेकिन कप साइड हम देखें तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ेंगे, रेपो रेट बढ़ गए, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई उतनी की उतनी ही है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी।
उस कंडीशन में इन्फ्लेशन आपकी कम हो जाएगी। तो रेपो रेट को इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट रखा गया है कि इसको अगर हम किसी भी तरीके से ट्रिगर करते हैं तो इन्फ्लेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है। उसको बढ़ाना है या घटाना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर ये चीज देखते हैं कि किस टाइम हमें रेपो को बढ़ाना है, किस टाइम रेपो को कम करना है। जब देखिए आपका कोरोना पीरियड था तो उस टाइम आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी, बहुत कंट्री में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। तो उस टाइम मार्केट में फ्लो मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू रेपो को 4% पर ले आए थे। 4% रेपो, उससे पहले रेपो हुआ करता था 6% के आसपास। मार्केट में 4% इन्होंने रेपो किया। जब 4% रेपो हुआ, इंटरेस्ट रेट डाउन हुए तो बैंक से पैसा उठाना चालू किया, लोगों ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाई। जब कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी तो उसके साथ में इकोनॉमी बूस्ट हुई। इकोनॉमी बूस्ट होने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपनी रेपो रेट को बढ़ाया स्लो डाउन लाने के लिए, कि किसी तरीके से जो भी हमारी कमोडिटीज है उनकी प्राइस जो है वो स्टेबल हो, बहुत ज्यादा ना बढ़े। इसलिए उन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया, बैंकों से पैसे को आरबीआई ने अपनी तरफ खींचा। 6.5% जो आज करंट रेट है, 10 अगस्त 2023 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी उसमें इसको अनचेंज रखा गया। 6.5% इंटरेस्ट रेट है अभी रेपो का, और इससे मार्केट में स्लो डाउन आया और इकोनॉमी स्टेबल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई रेपो रेट। देखिए आरबीआई रेपो रेट के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट रखा गया, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। द रेपो रेट इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड इन द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट टूल है ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर करने के लिए। आरबीआई एडजस्ट द पॉलिसी रेट, इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, आरबीआई की पॉलिसी रेट, डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर इज अ शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड इन कंट्री। मार्केट में अगर पैसा बहुत ज्यादा सरप्लस है, अगर पैसा सरप्लस है तो आरबीआई रेपो को बढ़ा देगी, और मार्केट में अगर पैसे की शॉर्टेज है तो रेपो को कम कर दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, RBI using repo rate, there are certain aspects to transaction that takes place between them। देखिए जब भी बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे हम भी बैंक के पास जब भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे पूरा का पूरा एक टर्म्स एंड कंडीशन का उनका लेटर होता है कि आपका इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा, इतने टाइम के लिए रहेगा, आपको इस तरीके से ईएमआई पे करनी है, ईएमआई पे नहीं करते तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रॉपर्टी है या फिर आपकी जो व्हीकल है उसको बैंक अपने अंडर में ले लेगा, या फिर उसको उसकी ऑक्शन लगेगी। इस तरीके से बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो आरबीआई और बैंक्स के बीच में भी होती हैं। देखिए आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। देखिए जैसा कि हम रेपो, मैंने आपको बताया था, रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट के रीपर्चेज ऑप्शन के साथ में इसका नाम है रीपर्चेज एग्रीमेंट। दिस इज वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट रिक्वायर्स कोलेट्रल। कोलेट्रल मींस एक आपको सिक्योरिटी, विच कैन बी सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। देखिए कोलेट्रल कुछ भी हो सकता है, वो सिक्योरिटी अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी है तो वो आप आरबीआई को सबमिट करा सकते हैं, या फिर बॉन्ड्स वो भी आप बैंक उसको सबमिट करवा सकता है। ठीक है, आरबीआई यूजेस सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक्स टू लैंड मॉनेटरी हेल्प। आरबीआई बैंक से सिक्योरिटीज लेती है और उनको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करवाती है। जैसे ही बैंक आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं तो उनको उनकी एनडीटीएल के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, एक अलग से वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एनडीटीएल का मीनिंग क्या है। और मैंने पुरानी जो आपकी सीआरआर की वीडियोस हैं या फिर आपकी एसएलआर की वीडियो, उनमें बहुत अच्छे से एनडीटीएल को समझाया है। उनकी एनडीटीएल के अकॉर्डिंग उनको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये कितना लोन होता है, एक परसेंटेज होता है, पर्टिकुलर परसेंट होता है उनके डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, उनके एडवांसेस के अकॉर्डिंग। अगर उनको ओवरनाइट लेना है तो उसमें कितना परसेंटेज उनको दिया जा सकता है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना बताता हूं मैं कि इसमें आरबीआई सिक्योरिटीज को यूज करके उनको मनी मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, रेपो रेट लोन्स और ट्रांजैक्शंस आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखिए, ये जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई से आज बैंक ने लोन ले लिया तो उसको 30 साल में चुका रही है, 20 साल में चुका रही है, नहीं, ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है जो कि बैंक को ओवरनाइट उनको पे करना होता है पैसा। मींस ये केवल एक दिन का फंड ले सकते हैं, टर्म फंड्स होते हैं एक दिन के लिए, और आरबीआई सिक्योरिटीज भी उतने ही टाइम के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, मींस आज मान के चलिए, आज बैंक ने किसी कंडीशंस में आकर आरबीआई से लोन बोरो किया, उनसे पैसा लिया और अपनी सिक्योरिटीज उनके पास रख दी, तो रेपो केवल जो होता है वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए। उसका जो टाइम लैग होता है वो एक दिन का होता है। बैंक उसके बाद अपनी सिक्योरिटीज वापस परचेज कर लेता है आरबीआई से ऑन प्रीडिटरमाइंड डेट और प्रीडिटरमाइंड प्राइस, और आरबीआई उनको वो सेम चीज प्रोवाइड करवा के अपना पैसा वापस ले लेती है विद इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बैंक कैन परचेज सिक्योरिटी ऑन स्पेसिफाइड डेट। डेट पहले से डिफाइंड होती है, जनरली फॉलोइंग डे होता है, वेरी नेक्स्ट डे जो होता है, वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे जो होता है, उस पर बैंक अपना पैसा वापस उनको चुका देती है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन द लोन अमाउंट। जो भी लोन अमाउंट होगा, मान के चलो उन्होंने 2000 करोड़ आरबीआई से लिए, 6.5% उनका पर एनम रेपो रेट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो आरबीआई को चुकाएंगे मनी के साथ में। ठीक है, तो और आरबीआई उनको उनकी जो सिक्योरिटीज उनसे ली हुई थी, आरबीआई ने बैंक से जो सिक्योरिटीज ली हुई थी उनको सिक्योरिटीज रिटर्न कर देगी। इफ बैंक फेल्स टू रिपे द कैश, अगर बैंक कैश रिपे करने में फेल होता है तो आरबीआई उनकी सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हैं। ठीक है, बैंक्स में बोरो मनी टू डील विद डिफिशियंसी ऑफ कैश। मान के चलिए उनके पास उनको कोई लोन देना है, बैंक्स को कोई लोन देना है और उनके पास पैसा नहीं है, तो इस कंडीशन में भी वो पैसा ले सकते हैं। और टू मेंटेन द मिनिमम रिजर्व बैलेंस एज अ स्टैट्यूटरी मेजर्स। मान के चलिए बैंक के पास आज की डेट में 100 रुपए टोटल एनडीटीएल है, बीओबी है, इसके पास एनडीटीएल है टोटल 100 रुपीज, इसने 18 रुपए एसएलआर में रख दिए। इन 100 में से बी पर्सन के थे 40 रुपए। आज बी आया इनके पास, कहता है मुझे मेरे 30 रुपए वापस कर दो। अब इनका जो 70 रुपए बचा इनका एनडीटीएल, ऑलरेडी इन्होंने मान के चलिए 60 रुपए दिया हुआ है लोन्स में। अब एकदम से तो ये पैसा दे नहीं सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस पैरामीटर को मेंटेन करने के लिए इनको पेनल्टी ना लगे, क्योंकि आरबीआई का नॉर्म से कहते हैं कि जब भी बैंक एसएलआर, सीआरआर, इन सभी बेंचमार्क्स को, इन सभी, और बैंक उनको मेंटेन करने में फेल होता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज की जाएगी। उस पेनल्टी से बचने के लिए बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं फॉर स्टैट्यूटरी मेजर्स। हाउ डज रेपो फंक्शंस? देखिए, रेपो रेट फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से इनका वर्क होता है। देखिए, बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई बाय प्लेजिंग द सिक्योरिटीज को प्लेज करते हैं, रिपर्चेजिंग देम द फॉलोइंग डे, और उनको नेक्स्ट डे रिपर्चेज कर लेते हैं। दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन टिपिकली जस्ट फॉर वन डे। मैंने जैसा आपको बताया, जनरली ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है और ये एक दिन के लिए ही होती है, और इज मीन टू हेल्प बैंक्स फेस अ क्रंच, कैश क्रंच। बैंक का कैश क्रंच फेस होता है और उनकी हेल्प करने के लिए आरबीआई लोन इनको प्रोवाइड करवाती है। समटाइम बैंक्स में नीड दिस लोन फॉर मोर देन वन डे। कभी कभी बैंक्स को ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन से ज्यादा की भी जरूरत हो, उनको लगता हो कि हम एक दिन से ज्यादा, एक दिन में लोन नहीं चुका पाएंगे और एक दिन से ज्यादा उनको लोन चाहिए, तो वो इस कंडीशन में जाते हैं 7 to 8 डेज वाली कंडीशन में। और उसमें भी रेपो रेट, उसमें भी एक तरह की रेपो रेट ही लगती है, लेकिन उसको हम कहते हैं टर्म रेपो। टर्म रेपो वाली कंडीशन जब होती है जब बैंक्स को 7 से 28 दिन के लिए लोन चाहिए होता है, और इस कंडीशन में कभी कभार आरबीआई उसके लिए ऑप्शन भी लगाता है कि भाई हमारे पास सरप्लस फंड है, अगर किसी को 7 से 28 दिन तक के लिए अगर चाहिए तो वो हमसे ले सकता है, और इस कंडीशन में थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती है। ओके, नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ रेपो रेट चेंज। रेपो रेट चेंज होने के इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी में, इसके इंपैक्ट क्या रहेंगे? तो ये देखिए, स्पेसिफिकली 2 इंपैक्ट रहेंगे, इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी। मैंने जैसा कि आपको बताया, डिमांड और सप्लाई, जब इन दोनों का ग्राफ मेंटेन रहेगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो महंगाई कंट्रोल रहेगी। ठीक है, जैसे ही ये दोनों
घटना मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली चलना चालू कर देते हैं, इन्वर्सली इनके ग्रोथ होने चालू हो जाती है, तो ये इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करते हैं और रेपो रेट उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑन बैंक लोन रेट्स। देखिए रेपो रेट है क्या, बैंक आरबीआई से जिस रेट पर लोन्स लेते हैं वो इनकी रेपो रेट होती है। ऑब्वियसली जब बैंक्स आरबीआई से 6.5% पर लोन लेंगे तो वो कस्टमर्स को 6.5% पर तो नहीं देंगे, तो वो इसमें अपने कुछ कंपोनेंट ऐड करेंगे जिससे वो पैसा अर्न कर सके, तो ये लोन मान के चलो वो 8% पर देंगे। या जब आरबीआई की रेपो रेट जब 4% हो जाएगी तो इनको 6.5% पर लोन दे देंगे, तो दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑन बैंक लोन रेट्स। तो रेपो कम है तो बैंक लोन रेट्स जो होंगे वो कम होंगे, और रेपो ज़्यादा है तो बैंक लोन रेट्स ज़्यादा होंगे। ओके, तो आइए कंपैरिजन करते हैं रिवर्स रेपो का रेपो के साथ में कि रिवर्स रेपो और रेपो में क्या डिफरेंस है। देखिए रेपो में क्या होता था, बैंक्स आरबीआई से लोन लेते थे, लेकिन इस कंडीशन में आरबीआई बैंक से लोन लेती है, बाकी कंडीशंस दोनों की सेम है। देखिए आरआरआर ये आरआरआर मूवी नहीं है, रिवर्स रेपो रेट को मैंने इसका एक्रोनिम लिया है। आरआरआर इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। यहां ये कंडीशन है आपकी रेपो रेट की और ये कंडीशन है आपकी रिवर्स रेपो रेट की। ओके ठीक है, तो यहां रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बोरो करती है मनी बैंक से बाय प्लेजिंग सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। रेपो रेट में बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज प्लेज करती हैं आरबीआई के पास और उनसे पैसा बोरो करती है, यहां पर आरबीआई बोरो करती है पैसा बैंक से और अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करती है। ओके, व्हेन द रिवर्स रेपो रेट इज हाई बैंक डिपॉजिट देयर मनी। ऑब्वियस है कि जब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखेगा कस्टमर को देने की बजाय, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और वहां पर वो ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बैंक earn higher interest by lending to RBI against the government backed securities instead of lending to customer। देखो कस्टमर को पैसा देने में एक रिस्क है कि वहां से हमें एनपीए होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, बैंक्स को एक डर होता है एनपीए का, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज बैंक होल्ड कर लेता है आरबीआई से और आरबीआई को आसानी से लैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ टू द कस्टमर। बट कंडीशन क्या है, जब आपकी रेपो रेट ज्यादा हो। ठीक है, व्हेन रेपो रेट इज लो, जब रेपो रेट कम होगी तो बैंक अपना पैसा जमा नहीं कराएंगे, अपना जो एक्स्ट्रा फंड है वो आरबीआई को जमा नहीं करा करके कस्टमर को लोन कर देंगे जिससे कि वो पैसा ज्यादा कमा सके, रिस्क फैक्टर को देखते हुए वो प्रॉफिट। ओके, बैंक में प्रीफर्स लैंडिंग टू कस्टमर इंस्टेड टू ऑफ द आरबीआई व्हेन रेपो रेट इज लो। ठीक है, एज दे कैन अर्न अ हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अभी मैं आपको इनका एक ब्रीफ जो समरी है वो बता देता हूं कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। तो आइए बात करते हैं। देखिए बोरोइंग और लैंडिंग में जब बैंक आरबीआई से बोरो करता है लोन तो उस रेट में, उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा रेपो रेट। बट जब बैंक आरबीआई को पैसा देता है तो उस कंडीशन में होगा रेपो रेट। कोलेट्रल यहां पर बैंक प्रोवाइड कराता है आरबीआई को और यहां पर आरबीआई प्रोवाइड कराती है बैंक को। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए दोनों ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ का पार्ट है जो कि कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इस कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट इज इंसेंटिवाइजेस द बैंक्स, उनकी मनी डिपॉजिट करती है, पैसा उनको प्रोवाइड करती है और बैंक को इंसेंटिवाइज करती है, उनको इंटरेस्ट अर्न करके देती है। ठीक है, बट रिवर्स रेपो रेट में बोरोइंग होती है, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आरबीआई को। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लो रेट्स पेस अप इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब आपकी रेट्स लो रहेंगी मनी फ्लो बढ़ेगा तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होंगी। यहां लो रेट्स प्रोमोट आर बैंक्स टू लैंड टू कस्टमर रेदर देन हैव आरबीआई डिपॉजिट। आरबीआई को देने की बजाय बैंक कस्टमर को देना प्रीफर करेगा इन केस ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स इन रिवर्स रेपो रेट। ओके, डिपेंडेंसी आरआरआर जो होता है वो हमेशा डिपेंड होता है आपकी रेपो रेट पर, क्योंकि जो आरबीआई होता है उसका एक स्प्रेड होता है। देखिए यहां पर इसके बारे में बात की गई है आगे। अगर जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स जब आरबीआई से लोन बोरो करती हैं तो उसमें कुछ एक स्प्रेड ऐड करती है। स्प्रेड होता है मार्जिन, मान के चलिए 6% पर ले रही हैं और 8% पर लैंड कर रही हैं तो वो 2% का जो मार्जिन होता है वहां पर बैंक्स
अर्न करती हैं। इसी कंडीशन में जो रेपो रेट है उसमें बैंक्स उनको पे कर रही हैं, मींस आरबीआई बैंक्स को लोन दे रही है रेपो रेट में, लेकिन लोन जब लेगी आरबीआई तो वो कम इंटरेस्ट रेट पर उनसे लोन लेगी। तो इस कंडीशन में जो आरबीआई के लिए ये स्प्रेड का काम करता है और वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं इससे। ये आरबीआई की एक तरीके से इनकम भी है। करंट रेपो इज 6.5% एंड रिवर्स रेपो इज 3.35%। नेक्स्ट वन इज ओके फ्रेंड्स, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को रेपो का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। गुड बाय।